नमस्कार, मैं आकाश। तो चलिए आज बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो दूसरी तरफ लोकसभा में उनके सामने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की चुनौती है। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है। तो क्या है प्लान, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। बजट सत्र से पहले 21 जुलाई को सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सरकार की तरफ से इस बार संसद में 6 बिल पास किए जाएंगे। संख्या और भी बढ़ सकती है, लेकिन इस बार बिल को पास कराने में मोदी सरकार के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि राज्यसभा में अब संख्या बिल विपक्ष के पास ज़्यादा है, तो दूसरी तरफ लोकसभा में उनके सामने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की चुनौती है। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक्शन प्लान तैयार है। आम गरीब जनता, महंगाई घटती कमाई और इसके साथ नौजवान बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, किसान एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी की जा रही है। खबर यहाँ भी आ रही है कि किसानों की एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा वह मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 कराने की मांग भी करेंगे। हाल में ही राहुल गांधी ने दिल्ली जीडीपी इलाके में श्रमिकों से मुलाकात की थी और अब राहुल गांधी उनकी समस्याओं को संसद में उठाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसके अलावा अग्निवीर योजना पर राहुल का रुख साफ है। सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। मणिपुर त्रिपुरा में भी भर्ती हिंसा का मामला एक बार फिर सदन में उठेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने ऐसे तमाम मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी की है और अब इंतजार बस बजट सत्र का है। इस बार बीजेपी के सामने संसद में विपक्ष मजबूत भूमिका में है और विपक्ष के सवालों पर इस बार बीजेपी बैकफुट पर आने वाली है। और दूसरी तरफ बिहार में तेजी से बढ़ रहे अपराध पर नीतीश सरकार के खिलाफ बिहार में इंडिया गठबंधन ने पटना में 38 जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च निकाला। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। बिहार में अपराधों का गिराफ तेजी से बढ़ रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार लालू यादव के जिस कार्यालय को जंगल राज बताते थे, उस लालू राज की तुलना में नीतीश सरकार में अपराध का गिराफ 2 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोगों की जान लेने के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। पटना इसका एपी सेंटर बन गया। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन ने हल्ला बोल दिया। पूरे राज्य में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध मार्च निकाला। सुबह 10 बजे मार्च निकाला गया। राजद ने इस मार्च को लीड किया, जबकि कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इस दौरान विपक्ष के नेताओं की पुलिस से अलग अलग जगहों पर तीखी बहस हुई। प्रदर्शन में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर बैरिकेड भी तोड़ दिए और नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इसमें कई पत्रकारों की जान भी जा चुकी है। 4-5 ब्यूरोक्रेट सरकार चला रही है। लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। जब महागठबंधन ने प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार को बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल आया। इसके बाद सीएम ने इसे लेकर बैठक बुलाई। यहाँ सब दिखावा है। वहीं राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाही ने कहा कि नीतीश कुमार फेल हो चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए। एक तरफ बिहार में डबल इंजन की सरकार पर अपराध पर रोक न लगाने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फरमान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष तो सवाल कर रही है, लेकिन एनडीए में शामिल दल भी योगी सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है, तो कैसे है मुश्किल में बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी कांग्रेस और दूसरे दलों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश का बचाव करने में जुटी हुई है। खुलकर बहुसंख्यक के तुष्टीकरण के लिए फैसले लिए जा रहे हैं। हालात यहाँ हो गए हैं कि योगी सरकार के फैसले के खिलाफ एनडीए के अंदर ही आवाज़ें उठने लगी हैं। मोदी सरकार मंत्री चिराग पासवान और जयम चौधरी ने इस फैसले पर सवाल उठाए, तो विपक्ष इस मामले में पूरी तरीके से एकजुट होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश और मायावती दोनों एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों को लेकर सख्त आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि दुकान किसकी है, वहाँ पर कौन काम कर रहा है, सभी के नामों पर वोट लिखे जानी चाहिए। वोट लगाकर आपको टांगना होगा वहाँ पर, जिससे कांवड़ यात्रा यहाँ पहचान सके कि दुकान का मालिक आखिर कौन है। साफ है, पहचान का मतलब अब हिंदू और मुसलमानों से निकाला जा रहा है। इसी बीच अब हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की तरफ से इसी तरीके की तैयारी शुरू हो गई है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रमेश मैद ने भी अपनी सरकार से यहाँ मांग की है यहाँ नियम मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए।
साफ है, लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी को सबक नहीं मिला है। यूपी में बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब एनडीए सहयोगी दल भी सीएम योगी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं शनिवार को शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी, शाह और गौतम अडानी की साजिश के तहत मुंबई देने का आरोप लगाया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। अडानी पर इंडिया गठबंधन लेगा बड़ा एक्शन, सरकार बनी तो अडानी के सारे प्रोजेक्ट को बंद करा दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूपीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धराव की जमीन को अडानी को दिए जाने के पीछे पीएम मोदी को गृह मंत्री अमित शाह की साजिश बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूं। वहां योजना है लड़का उद्योगपति योजना। सरकार के द्वारा लाडली बहन योजना नहीं, लड़का मित्र या फिर लड़का कॉन्ट्रैक्टर या फिर लड़का उद्योगपति योजना चल रही है, लेकिन हम योजना को चलने नहीं देंगे। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे। धारावी में ही कारोबार की सही व्यवस्था की जाएगी। धारावी में हमने आंदोलन किया था, वहाँ के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए। हम हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। अडानी अगर ये सब पूरा नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए, ग्लोबल टेंडर निकलना चाहिए और पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। बता दें कि भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के स्लम एरिया धारावी का कायाकल्प करने के लिए पहले बोली जीती थी। बीते साल सितंबर महीने में इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी बनाई थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों से बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं इस बार राज्यसभा में बीजेपी बैकफुट पर रहने वाली है। कभी दोस्त कहे जाने वाले नवीन पटनायक को दुश्मन बनाकर बीजेपी ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। बीजेपी को राज्यसभा में सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सत्ता के खेल में दोस्त दुश्मन का और दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं और मोदी सरकार का यहाँ खेल अब दिखाई देने लगा है। 26 साल तक बीजेपी के करीबी और पीएम मोदी का अपना दोस्त बताने वाला नवीन पटनायक अब बीजेपी के दुश्मन बन गया है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी न्यूज़ के लिए अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।